Hello students, so welcome again in this JEE Advanced प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट वो दो क्वेश्चंस ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉपुलर बुक पाथफाइंडर के हैं और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड दी क्वेश्चंस and you can pause the video and start thinking about it for 5-10 minutes at least, तब आपको सोल्यूशन देखने में और समझने में थोड़ा ज़्यादा ईजियर होगा, ठीक है ना। द क्वेश्चन सेज टू पैरेलल इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट्स आर प्लेस्ड ओवरलैपिंग ईच अदर very close to each other. The plates carry uniformly distributed unlike charges of equal moduli, मतलब कि कैपेसिटर टाइप। Deep inside the region between the plates, electric field is uniform, but near the edges it becomes non-uniform. और ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, इसको हम लोग कैपेसिटर में deep inside the region electric between the plates electric field is uniform and uniform, but near the edges it becomes non-uniform. अब आगे कह रहा है if the modulus of electric field deep inside the plates is E naught, find the modulus of electric field at the midpoint of line AB. ये A और B पॉइंट्स बने हुए हैं। What happens if the plates have a shape of regular pentagon? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट पे जाएं तो इसमें कंसेप्ट नहीं, अगेन थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच इसमें लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है। नॉर्मली हम लोग जब कैपेसिटर प्लेट्स को इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सीधे सीधे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लिख देते हैं, बट होता क्या है ना, कॉर्नर्स के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डेविएट होता है, नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है, जिसको हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो फ्रिंजिंग इफेक्ट पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले क्वेश्चन आई होप सबने पढ़ लिया है और क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए एक प्लेट के ऊपर ऐसे देखा जाए तो प्लस क्यू का चार्ज है और एक प्लेट पे माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको मालूम ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट के बीच में होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में ही होगा। तो देखो डीप इनसाइड मतलब अगर देखा जाए ट्राइंगल के बीच में कहीं पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ई नॉट। लेकिन क्या कह रहा है, जैसे जैसे कॉर्नर्स के पास आ रहे हैं तो ए बी उसने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, कोई भी कॉर्नर ले लो क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई करें अलग से तो इसको ऐसे मान के चलिए कि पॉइंट ए और पॉइंट ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई है इस तरह से, बात समझ लीजिए। और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मतलब प्लस से फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, माइनस पे टर्मिनेट हो रही है, तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि प्लस से ओरिजिनेट होने वाली और माइनस पे टर्मिनेट होने वाली का एंगल सेम बनेगा। और एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे उसने इसलिए पूछा है क्योंकि मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी, मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स बनेगा। तो इसको हम लोग कुछ ई इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए लेट कर लेते हैं सपोज, ठीक है ना। ठीक, अब देखो इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या तरीका लगाएंगे हम लोग। इसमें हम लोग ऐसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है। आप इस तरह के 6 कॉम्बिनेशंस अरेंज करें और इसको एक रेगुलर हेक्सागन अगर हम बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन, तो देखिए ध्यान से जरा, अगर हम इसको एक रेगुलर हेक्सागन बना दें इस तरह से, और रेगुलर हेक्सागन में हमको मालूम है कि अगर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं हम तो ये एक तरह से, थोड़ा डायग्राम कम अच्छा बन रहा है, रुको,
छोड़ो, इसको हटा ही दो। इससे तो अच्छा ड्रॉ ही कर ले। ये रहा एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हर एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हैं, तो सपोज ये मैंने टॉप व्यू बनाया है, तो हर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज। अब देखो किसी एक ट्रायंगल की वजह से अगर देखा जाए, किसी एक ट्रायंगल की वजह से, तो देखो एक ट्रायंगल की वजह से कॉर्नर पे, तो इस हेक्सागन का जो सेंटर है, इस हेक्सागन का सेंटर आपका देखा जाए तो हर एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे पड़ने वाला है। और हर ट्रायंगल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने ई लेट किया हुआ है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट ओ पे इस तरह से देखा जाए तो ये 6 ट्रायंगल आके मिल रहे हैं। तो इन 6 ट्रायंगल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अज्यूमिंग कि सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बट फाइनली वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक तरह से डीप इनसाइड दी ज्योमेट्री है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डीप इनसाइड ई नॉट ही होगा, फिर चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या वो सर्कुलर डिस्क हो या वो हेक्सागोनल डिस्क हो, किसी भी केस में, हर एक केस में डीप इनसाइड की जब बात करेगा ना, तो वो ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो सिर्फ डिपेंड करेगा सिग्मा पे। तो सिग्मा की वैल्यू हम लोग सेम ही रख रहे हैं। तो अगर ओ पॉइंट पे स्टडी किया जाए, तो ओ पॉइंट पे हर एक ट्रायंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सीधे सीधे ई बन रहा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मान लो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 6E इंटू डी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये अगर हम डीप इनसाइड वाले फॉर्मूले से लिखें तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डी। तो किसी एक ट्रायंगल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट अपॉन 6 प्रूफ होके आ जाएगा। देख लीजिए, किसी एक ट्रायंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई 6 आ जाएगा। अब खैर ये पार्ट तो फिर भी सिंपल ही था, थोड़ा सा अगर आप सोचते तो ये हो भी जाता। ज़्यादा बढ़िया पार्ट इसका सेकंड पार्ट है। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द प्लेट्स हैव अ शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। मतलब जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट लिया हुआ है उसकी बजाय अगर हम पेंटागन लेते हैं, तो पेंटागन अगर हम लेते हैं तो देख, तो नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। तो लेट अस सपोज तो अगर हमने पेंटागन लिया है, लेट्स से दिस इज दी सेंटर। अब रेगुलर पेंटागन में साइड्स सेम होंगी, तो मान लीजिए कि इसमें सारे साइड्स एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, हर एक ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला थीटा एंगल, तो दिस थीटा विल बी 360 डिवाइडेड बाई 5 ट्रायंगल्स हैं ये, तो ये वैल्यू आएगी 72 डिग्री। अच्छा, ये एंगल 72 डिग्री है, तो ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल जो अल्फ़ा अल्फ़ा होंगे, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 72, तो ये निकल के आएगा 108 डिग्री, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो एक ट्रायंगल है, अब हमें क्या है, इसके किसी कॉर्नर पे, मान लेते हैं कि ये कॉर्नर है ए और बी, और इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अज्यूमिंग कि ये सेम डेंसिटी से हमने इसको चार्ज कर रखा है। तो देखो इसको अब ऐसे कैसे किया जाएगा। पहले जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, पिछला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट था 60 डिग्री वाला कॉर्नर, और किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं कहूँगा कि इसके शेप पे ही डिपेंड करने वाला है। शेप का मतलब है कि ये कॉर्नर किस तरह का बन रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 70 डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है, इस पे ही डिपेंड करेगा कि वो फ्रिंजिंग कितनी ज़्यादा है या कितना डोमिनेटिंग है। तो ये एंगल जब 60 डिग्री था सीधे सीधे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी ई नॉट बाई 6। ठीक है, तो अगर ये एंगल 54 डिग्री हो जाए, 54 डिग्री का अगर कोई ट्रायंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ई नॉट बाई 6 इंटू 54 अपॉन 60 कर सकते हैं। लेकिन एक और बात,
यहाँ पे इस तरह के दो ट्रायंगल हैं, जब हम इसके कॉर्नर की बात करेंगे तो ये दो ट्रायंगल होंगे, तो दो ट्रायंगल है तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 6 9 बन जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 और आ जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा 3E0/10 के इक्वल। ठीक है ना, यानी अगर रेगुलर पेंटागन का केस है तो उसमें फ्रिंजिंग अगर हम लेते हैं तो उसके सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, डीप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और फ्रिंजिंग की वजह से कॉर्नर्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे जो जनरेट होगा दैट इज 3E0/10। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है, छोटा ही प्रॉब्लम है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिया हुआ है और ये भी बहुत इम्प्रेसिव क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, मज़ा आया मतलब सॉल्व करने के बाद। देखिए क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लैमिना ABC is shown in the figure. Acute angle at the vertex A is theta if potentials of vertices A and B are VA and VB respectively, then what is the potential at the vertex C? तो देखो राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है एंड यूनिफॉर्मली चार्ज। तो देखो एक बात समझ रख के रखना आप कि अगर राइट एंगल है ये, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये एक तरह का आपका इंसुलेटर होगा, ये कंडक्टिंग नहीं होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सपोज एक फिगर ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से है ये, सपोज ये रहा ट्रायंगल ए, इधर वाला बी है और ये सी है। तो ये जो ट्रायंगल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, जो भी चार्ज इसके ऊपर होगा उसका डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा होगा, और सिग्मा इनटू एरिया बोला जाए तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एनीवेज, और ये वाला एंगल हमको थीटा मेंशन्ड है। ठीक, ये वाला एंगल थीटा मेंशन्ड है। तो हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल गिवन है, हमें पॉइंट बी का पोटेंशियल गिवन है, हमें पॉइंट सी का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब देखो कोई भी इंसुलेटर की बात कर लें, जैसे हम लोग डिस्क का, हम लोग एक्चुअली थ्योरी में क्या क्या चीज़ें करते हैं, देखो थ्योरी में हम लोग डिस्क का पोटेंशियल निकालते हैं, और डिस्क विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सेंटर पे भी निकालते हैं, उसके एक्सिस पे भी निकालते हैं, और मैंने कुछ अच्छे बैचेस में उस डिस्क के कॉर्नर पे यानी सर्कमफ्रेंस पे भी पोटेंशियल निकाला हुआ है। तो आप कोई भी कहीं पे भी स्टडी आप कर लीजिए ठीक से, तो वो जो पोटेंशियल निकल के आता है, या ऐसे बिल्कुल और बेसिक से चलते हैं कि अगर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला आता है 1/4πε0 इंटू Q/R। 1/4πε0 तो कांस्टेंट हो गया, उसको हटा दीजिए, बचा Q न्यूमरेटर में और R डिनोमिनेटर में। R जो है वो उस बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, अगर बॉडी के ऊपर ही हमने पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है ना, बॉडी से दूर नहीं लिया हुआ है। तो उसी तरह से देखा जाए तो अगर हम एज्यूम कर लें, लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो लेंथ है इस ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज हम L एज्यूम कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल किसी भी कॉर्नर का, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन L। L बेसिकली इसका डायमेंशन बता देगा, और थीटा को हम फिक्स रखेंगे, मतलब जब भी हम डिफरेंट ट्रायंगल्स कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा एक कांस्टेंट है, मतलब सेम शेप के अलग अलग लेंथ के अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो उनका जो पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज अपॉन लेंथ पे ही डिपेंड करेगा। अब आ जाते हैं टोटल चार्ज पे। तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा डेंसिटी इनटू इसका एरिया। तो देखो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो अगर आप बेस लिखोगे इसका, तो इसका बेस बनेगा L साइन थीटा, और इसकी हाइट लिखेंगे तो हाइट बनेगी L कॉस थीटा। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट बन जाएगा L स्क्वायर एंड कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ऐसे देखो कि ये वाला Q जब आप यहाँ उठा के रखोगे तो फाइनली जो V निकल के आएगा, V आएगा प्रोपोर्शनल टू, अब आप देखो सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, सिग्मा को हम नहीं छेड़ रहे हैं, ऊपर सिर्फ डायमेंशन L आ रहा है और बाकी कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है जो कांस्टेंट ही है। यानी अल्टीमेटली पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं
तो वो इस डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि थीटा वाला जो कॉर्नर है वहां पे पोटेंशियल हमको गिवन है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, VA है, और थीटा से सामने वाला जो कॉर्नर है इसका पोटेंशियल VB है। हमको फाइंड करना है VC पे, जबकि VC पे तो एंगल कुछ और बन रहा है, 90 डिग्री एंगल है। अब देखो करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, इसमें क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। और इस ट्राइंगल को डिवाइड करने वाले हम लोग दो ट्राइंगल्स में। देखिए मैंने क्या किया है, पॉइंट C से सामने वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये जो पॉइंट जनरेट हुआ है इसको हम D ले लेते हैं। अच्छा, अगर हमने ये वाला एंगल थीटा लिया है, आप ध्यान से देखो, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा? यानी अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। एक राइट एंगल ट्राइंगल को कट करके हमने दो नए राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए, जिसमें से एक ट्राइंगल है आपका ACD और एक ट्राइंगल है BCD। ठीक है, लेकिन अब समझना, जो ट्राइंगल ACD है उसका, ACD ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है L cos थीटा, और BCD जो ट्राइंगल है, BCD ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है L sin थीटा। ठीक, अब ऐसे देखो कि हम पॉइंट C पे, ठीक है, पहले लिखेंगे ड्यू टू ट्राइंगल ACD, ड्यू टू ट्राइंगल ACD। अब देखो केवल ACD पे आप फोकस करिए। ACD जो ट्राइंगल है और जो हमने इनिशियली ट्राइंगल लिया था वो दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिर्फ उनके साइड्स में फर्क है। और अगर साइड में छोटा मोटा फर्क आएगा तो पोटेंशियल उस साइड के ही सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। साइड जितने टाइम्स चेंज होगी पोटेंशियल भी उतने टाइम्स चेंज होगा। सिग्मा हमने सेम रखना है। तो अब ऐसे देखो, जो थीटा वाला कॉर्नर है और थीटा के सामने वाला कॉर्नर, तो देखो ये C पॉइंट जो है वो थीटा के सामने वाला कॉर्नर है, और थीटा के सामने वाले कॉर्नर पे पोटेंशियल है VB। तो ऐसे समझो कि VC का पोटेंशियल VC1 पहले वाले ट्राइंगल की वजह से बनेगा, VB तो है पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट ट्राइंगल, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो इसका बेसिकली अगर आप साइड देखो, इसका साइड है L cos थीटा, पूरे ट्राइंगल का साइड था L, तो एक तरह से L बन गया L cos थीटा, तो ये हो जाएगा VB cos थीटा। देखिए क्लियर ये पॉइंट। सिमिलरली ड्यू टू ट्राइंगल BCD अगर हम स्टडी करते हैं, तो देखो BCD में अगर आप देखो तो पॉइंट C जिस कॉर्नर पे है वो थीटा वाला कॉर्नर है, यानी C पे फिर से पोटेंशियल लिखेंगे इस ट्राइंगल की वजह से, तो वो बनेगा थीटा वाले कॉर्नर पे पोटेंशियल है VA, तो ये हो जाएगा VA। और क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज L sin थीटा है, L को L sin थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा VA sin थीटा। और जब हम दोनों ट्राइंगल ऐड कर देंगे तो VC टोटल सीधे सीधे लिख सकते हैं VC1 प्लस VC2, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा VA sin थीटा प्लस VB cos थीटा। ठीक है ना, VA sin थीटा प्लस VB cos थीटा। तो बेसिकली क्या है कि देखा जाए तो डायमेंशंस को ही यूज़ करके हमने और थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को किया है, कोई इसमें इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे लगे होंगे। ठीक है ना, थोड़ा नए कॉन्सेप्ट थे इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना के शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ओके, सो थैंक यू, विल मीट अगेन।